स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो? लास्ट टॉपिक अपना चल रहा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जितना बेटा रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है उतना ही क्या इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो वो स्टडी करने के लिए हम पढ़ रहे थे अरेनियस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर डी। ये क्वेश्चन से लिखे हुए हैं, बाद में डिस्कस करूंगे, पहले ये सुनते जाओ। ठीक है, लॉग फॉर्म में लिखे तो बेटा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट दिया हो तो log K2 बाई K1 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन बोलते हैं, मैं ये दे दिया जाए, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये दे दिया जाए कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन एट द टेम्परेचर 500 केल्विन इज 10 मिनट। एक रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड दे दिया, कितना है? 10 मिनट, 500 केल्विन टेम्परेचर है। एंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द सेम रिएक्शन एट 700 केल्विन इज कम्स आउट 5 मिनट। 700 केल्विन बेटा इसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कितना है? 5 मिनट। टेम्परेचर इंक्रीज के रिएक्शन फास्ट हो गई। जो काम पहले हमारा 10 मिनट में हुआ था वही काम अब अपना कितना हो गया? 5 मिनट में हो गया। एज द टेम्परेचर इंक्रीज रिएक्शन फास्ट हो गई। तो ये कहता है फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन। अब एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन हमने हाफ लाइफ पीरियड के साथ नहीं पढ़ा, हमने एक्टिवेशन एनर्जी को रिलेट किया रेट कांस्टेंट से बाय अरेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। और बेटा रेट कांस्टेंट का रिलेशन हमने पढ़ा है हाफ लाइफ पीरियड से, बोलो पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, तो फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया, वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये जो हाफ लाइफ पीरियड जिसकी बात कर बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जिस टाइम हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट है उस टाइम रेट कांस्टेंट निकाल ले। तो बेटा रेट कांस्टेंट K1 हमेशा आप लो टेम्परेचर को T1 मानना और हाई को T2 माना। ठीक है, तो लो टेम्परेचर T1 टेम्परेचर मीन्स 500 केल्विन पे रेट कांस्टेंट K1 कितना हुआ बताओ? 0.693 अपॉन हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड बेटा 10 मिनट। टेम्परेचर T2 700 केल्विन, ठीक, हाई टेम्परेचर T2 ले लिया। K2 क्या हो गया? 0.693 अपॉन हाफ लाइफ पीरियड 5 मिनट। तो अपने पास हाफ लाइफ पीरियड दिए हुए थे तो वहां से रेट कांस्टेंट आ गए। और नाउ यू फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी बाय यूजिंग अरेनियस इक्वेशन। और अरेनियस इक्वेशन क्या कहते हैं? लॉगरिथम ऑफ द K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा अपना क्वेश्चन कि रेट कांस्टेंट बताओ कितना हो गया? K2 कितना है? 0.693 अपॉन में 5 सोल्व मत करो, 0.693 से 0.693 तो कट जाएगा। K2 बाई K1 यहीं पे देख लो, K2 बाई K1 करोगे तो 0.693 और अपॉन में 10 तो ये कट जाएगा। 5 10 कितना गया? 2। समझ रहे हो? तो ये 0.693 से 0.693 कट गया, 10 बाई 5 क्या गया? 2। तो ये log 2 हो गया। log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3, R की वैल्यू 8.314 लिख देना। T2 T1 केल्विन में दे ही रखे हैं, इनटू T1 T2 कर दोगे, आ जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में। अगर R आप लेंगे 8.314 तब तो आएगी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में। और R की वैल्यू कैलोरी में लेना चाहो 2 कैलोरी तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में आ जाएगी। टेम्परेचर जरूर कैलोरी में लेना। ठीक है, तो बता दे अगर हाफ लाइफ पीरियड दे तो रेट कांस्टेंट आ गया और रेट कांस्टेंट आ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी। हमेशा ध्यान रखना मैं T2 माइनस T1 कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, T2 हाई टेम्परेचर को मानना, T1 लो को मान लेना। ओके, अब सुनो जी, आप ये क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो log K इज इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है NCERT क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो दैट इज गिवन, ये दिया हुआ log K इज इक्वल टू दिस, log K इज इक्वल टू 14.34 this K by T। What is the activation energy for the reaction? ये दिया हुआ है, आप क्या बताइए रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बताइए, तो बेटा कैसे निकालोगे? तो इसको देख के याद आ जाएगा, ये कंपेरेटिव विद अरेनियस इक्वेशन। तो क्या है? log K इज इक्वल टू ये क्या है? log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। याद है? एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रेट कांस्टेंट। ये तो आप
इस इक्वेशन से ऊपर वाले दिए हुए रिजल्ट को कंपेयर कर दो बेटा। तो अपना log a तो ये हो गया, एक्टेशन एनर्जी निकलवा रहा है, तो आप क्या लिख दोगे, ए अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू, बोलो कितना है, 1.25 10 की पावर 4 के बाई टी, बोलो, तो इज इक्वल टू 1.25 10 की पावर 4 के बाई टी। ठीक, टी से टी कैंसिल, क्लियर। अब बताओ एक्टेशन एनर्जी कितनी आ गई, उसने एक्टेशन एनर्जी पूछ दी, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 1.25 10 की पावर 4। ठीक, अरे इनटू में 2.303 इनटू में आर क्या होता है 8.314, यूनिट क्या होती है जूल पर केल्विन पर मोल। अरे के दिया हुआ है, याद करो, देखिए 1.25 10 की पावर 4, ये रहा 1.25 10 की पावर 4 इनटू में के दे रखा ना ये, तो ये अपने पास 8.314 आया, तो ये के केल्विन है बेटा, केल्विन, ये पर केल्विन और केल्विन कट गया, और अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी बोलो जूल पर मोल में आ गई कि नहीं। समझ गए बात को, कि हमने इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लिया रहने से, तो ये जो चीज है ये किसके बराबर, ए अपॉन 2.303 आर के बराबर, टी से टी कट गया, ये जब आर लिखोगे जूल पर केल्विन पर मोल, तो ये पर केल्विन से केल्विन कट गया, और अपने पास 2.303 आर से मल्टीप्लाई करते इसको, क्या गया जूल पर मोल में आ गया आंसर। बोलो, अगर आप यहाँ पे आर ये ना लेके लेते 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, तो अपने पास एक्टिव एनर्जी कैलोरी पर मोल में आ जाती, आर की वैल्यू कैलोरी में होती 1.9 एग्जैक्टली, तो हम लेके क्या चलते हैं 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। क्लियर। अच्छा, ये तो यहाँ तक तो फिर भी काम थोड़ा आसान था। आगे कहता है कि इसी सेम रिएक्शन के लिए आल्सो फाइंड एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड बिकम्स 256 मिनट। हम इस रिएक्शन को किस टेम्परेचर पे करवाएं किसका हाफ लाइफ पीरियड 256 मिनट आ जाए। हम इस रिएक्शन को, जिस रिएक्शन के लिए दिया हुआ है अरेनियस फॉर्म, इसको किस टेम्परेचर पे करवाएं कि हाफ लाइफ पीरियड 256 मिनट हो। तो बेटा यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड रखना तो कोई ऑप्शन नहीं है, पर हाफ लाइफ पीरियड जब 256 मिनट होगा उस टाइम रेट कांस्टेंट क्या होगा, ले लीजिए आप, के लिख देंगे फिर वहाँ पे। तो बताओ, जिस टाइम हाफ लाइफ पीरियड 256 मिनट होगा उस टाइम रेट कांस्टेंट के क्या होगा 0.693, और अपॉन में हाफ लाइफ पीरियड 256 ही होगा रेट कांस्टेंट। बेटे मिनट है मिनट, तो के की यूनिट क्या हुई मिनट इनवर्स, रख दो वैल्यू में। क्या कह रहा है बताओ, क्या टेम्परेचर ले कि हाफ लाइफ पीरियड 256 मिनट हो, तो 256 मिनट रेट कांस्टेंट ये हो, तो लोग आप ध्यान से देखना, ध्यान से, लोग के की वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पे, बताओ क्या रखूं 0.693 अपॉन में 256। क्लियर। यूनिट क्या है वो लिख देता हूँ मैं, याद आते रहे आपके, मिनट इनवर्स है ये, देख लेना। अब आ जाओ, इज इक्वल टू बोलो 14.34, ठीक है जी, माइनस 1.25 10 की पावर 4, ये भी ठीक है जी, के बाई टी। आप सोल्व करोगे आपके पास टी आ जाएगा, केल्विन यूनिट आएगी, पर आपका आंसर गलत है, आपने ये किया तो गलत है। बताओ क्या गलती है। हाफ लाइफ पीरियड जिस टाइम 256 मिनट होगा उस टाइम रेट कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर निकाल लो, पर एक गलत हो गया। बेटा जी ध्यान से देखना, आप ये गलती जरूर करोगे पर करना मत, मैं पहले बार बिल्कुल मत करना आप ये गलती। क्या गलती इसमें, यहाँ पे ये देखो log a, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है log a, और एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज में सेकंड इनवर्स। बेटा ये सेकंड इनवर्स में ये हर्ट्ज है, तो इधर भी सेकंड इनवर्स में होना चाहिए। जब आप अरेनियस इक्वेशन यूज करो, आप जरूर ध्यान रखना योर के मस्ट बी इन सेकंड इनवर्स, लास्ट वीडियो में बताई थी बात। जब भी आप इसको यूज कर रहे हो आप ध्यान रखना कि आपका हमेशा सेकंड इनवर्स में होगा, तो ही आपका रिजल्ट भी होगा। और आपने लिया 256 मिनट, तो इसको इनटू में करो 60 मिनट के सेकंड बन गए, और अभी आपका होगा सेकंड इनवर्स, अब रिजल्ट ठीक आएगा। बोलो जी, अगर के निकालना हो तो मिनट में इनवर्स में निकालो जी, सेकंड इनवर्स में निकालो जी, और इनवर्स में निकालो, पर अब यहाँ पे के नहीं निकालना, मुझे इस रिजल्ट को इससे कंपेयर करके टी निकालना है। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, के कुछ के कोई डाटा नहीं, के केल्विन है, केल्विन, ये टी की यूनिट आ जाए केल्विन।
वो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सेकंड इनवर्स दैट मस्ट बी सेकंड इनवर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान रखना जब आप आरएनए इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो। के मस्ट बी सेकंड इनवर्स। कान खोल लेना अपने सारे। कितने कान है तुम्हारे? कान तो 2 ही है, पर सबसे मेन तो ब्रेन वाला, इसको ओपन रखे करो, सोया मत करो। ठीक है जी। एक और सुनो क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ये वही करवाते हो पहले। क्वेश्चन ये है भाई साहब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन complete its 10% at the temperature 298 Kelvin. In the same time, same reaction completes its 25% at the temperature 308 Kelvin. Find the activation energy of the reaction. Also find out the rate constant of the reaction at the temperature 318 Kelvin. आप इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालिए। के केल्विन के लिए, और बेटा ये के है रेट कांस्टेंट। आप इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकालो और रेट कांस्टेंट निकालो एट द टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट निकालना अपने को 318 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी भी निकालनी 318 पे और रेट कांस्टेंट भी निकालना है। दिया कैसे दिया वो ध्यान सुनिए। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट इट्स 10% एट 298 एट द इन द सेम टाइम इट कंप्लीट्स 25% एट 308। तो जितने टाइम में ये इस टेम्परेचर पर 10% कंप्लीट कर पा रही थी, उतने टाइम में इस टेम्परेचर पे इसने अपना 25% कंप्लीट कर दिया। टेम्परेचर डायरेक्शन फास्ट हो गई, ठीक है। तो बेटा कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, पर कहाँ पे 318 पे। याद है आरएनए इक्वेशन कहते हैं इट इज अज्यूम्ड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। आरएनए इक्वेशन जब आप अप्लाई करो, ये बात भूलना मत, एक्टिवेशन एनर्जी और ए इन्हें बोलते हैं आरएनए पैरामीटर। यार ये मानना गया ए और ई ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का। टेम्परेचर 318 320 हो कुछ भी हो, एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी। हाँ रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी की बात, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दे। कैसे निकाले देखो, आप इस रिएक्शन का 10% कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगाओ निकाले। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 10% ऑफ रिएक्शन, याद है 2.303। और अब पढ़ा करो भाई साहब के 298 पे, 298 वाला लो टेम्परेचर केवल लिख दो। K1 log ऑफ 10% कंप्लीट हो गई, तो इनिशियल था कितना 100 और फाइनली अब बचा कितना 90 था। 10% कंप्लीट हो गया तो रिएक्टेंट था शुरू में 100 और बचा कितना 90। ये होता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम टी। ठीक है जी। दूसरा टाइम पे आ जाओ, सेम टाइम लिया, टी मैंने बराबर रख दिया, टाइम बराबर ले रहा है। कब? अब ये टेम्परेचर हो गया 308, तो पहले केवल लिखा था, पर अब टेम्परेचर चेंज हो गया तो रेट कांस्टेंट भी केवल से बदल के K2 हो गया। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, ठीक है। ये 298 पे था, ये 308 पे। लॉग ऑफ अब कितना कंप्लीट हो गया 25%, तो भाई 100/75 दोनों टाइम बराबर ले रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू दिस लिख दो बराबर में। तो भैया लिख दो इसको, ये लिख दिया 2.303 अपॉन में K1 log 100/90, दोनों टाइम बराबर से लिख दोगे। इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा अपने पास क्या आ जाएगा K2/K1 की वैल्यू आ जाएगी। K2/K1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये K2 को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, log 100/75 और अपॉन में log 100/90। ये log 4/3, log 4 की वैल्यू पता, log 3 पता, log 4 माइनस log 3 हो जाएगा। अरे बेटा log 10 माइनस log 9 हो जाएगा। log 10 पता 1, log 9 पता आपको 2 log 3। सोल्व कर लोगे K2/K1 आ जाएगा। क्या किया फिर सुन लो, ये रिएक्शन 10% जितने टाइम में कंप्लीट हुई थी ना, उतने टाइम में 25% कंप्लीट हो गई 308 पे। तो टाइम रहा अपने पास t, और इसलिए मैंने लिख दिया 2.303 और रेट कांस्टेंट K1 298 वाला, और log ऑफ 10% कंप्लीट हुई इसलिए 100/90। फिर टाइम t लिया टाइम कब, हाई टेम्परेचर पे K से तो बदल K1 से K2 करोगे। अब ये कंप्लीट हो गई थी अपना 25%, तो 100/75 क्या, और इन दोनों को इक्वेट करके क्या निकाल दिया K2/K1। ठीक, अब निकाल दिया एक्टिवेशन एनर्जी, K2/K1 निकाल दिया, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी, log K2/K1
इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 308 माइनस 298 10 अपॉन 308 इंटू 298 और रख के यहाँ से ये निकाल दोगे K2 बाई K1 वहाँ से आ गए। आगे बात समझ में, उसने कहा था आप एक्टिवेशन एनर्जी 318 पे निकालो, बट अरेनियस इक्वेशन कहती है एक्टिवेशन एनर्जी का नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी पर टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं है, तो जो यहाँ पे आ गई वही आपकी 318 पे है। क्लियर? अच्छा कहता है रेट कांस्टेंट भी निकालो आप 318 पे, तो रेट कांस्टेंट तो अलग आएगा बेटा, वो K1 और K2 तो 298 पे 308 पे आए थे, अब 318 पे रेट कांस्टेंट निकालो। अपने को इस क्वेश्चन में कोलिजन फ्रीक्वेंसी दी हुई मिलेगी, वो कहेगा आपको देगा A इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड इनवर्स, ये A दिया हुआ है, तो फिर फॉर्मूला लगा देना log K निकालना 318 पे, log K इज इक्वल टू log A की वैल्यू कितनी बेटा 4 गुणा में 10 की पावर 10 माइनस ये एक्टिवेशन एनर्जी हम निकाल चुके हैं, ऊपर से वही रख दोगे, ये तो जो यहाँ पे आई है वही 318 पे रहेगी, तो ये अपॉन में 2.303, आर की वैल्यू पता और कौन से टेम्परेचर निकालना 318 पे, तो ये बेटा ऊपर वाले डाटा से आ गया, ए दिया था। अब आ जाएगी रेट कांस्टेंट की वैल्यू, आई थोड़ी सी बात समझ में, करने क्वेश्चन सारे करना ठीक। अब सुनो एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बड़ा ध्यान से क्वेश्चन के स्टेटमेंट सुनो। दूध रखा 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 कुछ घंटों के बाद क्या होता है, कर्ड में कन्वर्ट होता है, खट्टा होने लग जाता है, लैक्टोज बाय द लैक्टोब्यूमिन कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, मिल्क में लैक्टोज होता है वो कन्वर्ट होने लग जाता है लैक्टिक एसिड में, जिससे दूध खट्टा होने लग जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है ये। और कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा। देखो a given sample of milk turns sour at the temperature 20 degree Celsius in 64 hours। देखो इधर लिखते मैं, टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे कोई मिल्क का सैंपल रखा हुआ हो तो ये नोट किया गया कि कितने टाइम में 64 आवर्स के बाद क्या होगा, इट बिकम सोर, खट्टा होने लग जाएगा। किस टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे, कहता है इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख दिए इसको, एट द टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कर दिया रेफ्रिजरेटर में 3 डिग्री सेल्सियस और वहां पे दूध, टेम्परेचर कम कर दिया, अब ये दूध खट्टा होने में ज्यादा टाइम लेगा, नाउ दैट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कन्वर्ट इनटू कर्ड, बोलो रिएक्शन स्लो हो गई। फ्रिज में दूध लंबे टाइम तक रखा रहता है तो खराब नहीं होता, खराब नहीं होता मतलब खट्टा नहीं होता, तो वही बात है, कहते हैं नाउ दैट टेम्परेचर इज 3 डिग्री सेल्सियस एंड यू कैन स्टोर नाउ दिस मिल्क 3 टाइम्स लॉन्ग एज बिफोर इट्स, और पहले से ये अब 3 गुना ज्यादा टाइम लेगा खट्टा होने में, तो 3 गुना ज्यादा टाइम मतलब कितना लेगा 3 इंटू 64, इतना टाइम लेगा, इतने आवर्स लेगा, बट पहले 64 आवर्स ले रहा था और अब इतने आवर्स लेगा, ज्यादा टाइम लेगा, रिएक्शन स्लो हो गई। यहाँ पे मिल्क का बेटा खट्टा होना ये रिएक्शन है, मिल्क से कर्ड बनना ये रिएक्शन है, ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज, रिएक्शन स्लो हो गई। ये कहता है पहली बात तो फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन, और एक बात और कहता है हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू सोर एट द 40 डिग्री सेल्सियस, अगर इसी मिल्क को मैं 40 डिग्री सेल्सियस 40 टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये सोर होने में कितना टाइम लेगा, ये खट्टा होने में कितना टाइम लेगा, तो अब तो ये 64 आवर से कम टाइम लेगा, टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ठीक करें। क्या कहता है 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना टाइम लगेगा 64 आवर्स, और जब टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस किया तो ज्यादा टाइम ले रहा है, तो बेटा ये बताओ अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो मेरे पास K2 K1 की वैल्यू हो जाए। देखो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और नोट, जितनी रिएक्शन स्लो होती जाएगी उतना रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, रिएक्शन फास्ट हो के लार्ज, तो जितना रिएक्शन फास्ट होगी उतना टाइम कम लगेगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन फास्ट है, टाइम 64 आवर है, 3 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन स्लो होगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिएक्शन होगी स्लो, तो के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये वैल्यू कम होगी तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी अब यहाँ पे, बोलो 3 डिग्री सेल्सियस में के की वैल्यू क्या आएगी स्मॉल, और के की वैल्यू स्मॉल आएगी तो टाइम लार्ज आएगा कि नहीं। आपको ये ऐसी दिक्कत आ रही है तो देखो के इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 ओवर टी log ऑफ ए नॉट बाई ए, यहाँ से मैं लिख दूं कि रेट कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स,
ठीक है, तो अपना प्रोसेस तो वही है सेम। तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बेटा ये ध्यान रखना आप यहाँ पे, रेट कांस्टेंट जितना बढ़ेगा रिएक्शन फास्ट होगी, टाइम कम लगेगा। रिएक्शन स्लो हो जाएगी, टाइम बढ़ेगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ स्मॉल। तो बताओ यहाँ पे क्या कह दूं मैं, इसे कह दो टेम्परेचर T1 और इसे कह दीजिए आप टेम्परेचर T2। हाई टेम्परेचर को हमेशा T2 मान ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट है K1 और बेटा यहाँ पे रेट कांस्टेंट है K2। तो K2 बाई K1 टाइम का इनवर्स, तो इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा बेटा T1 बाई T2। ठीक, ये K1 ये वाला ये टाइम क्या है आपका T1 टाइम और ये टाइम क्या है T2 टाइम। ठीक है, ये 3 मिनट जगह टाइम है T1 अरे T2। तो K2 बाई K1 आ क्या गया, ये T1 टाइम क्या है 3 इंटू 64 आवर्स। ये कितना है 64 आवर्स, टाइम कितना आ गया 3 ना सॉरी K2 बाई K1 क्या आ गया 3। K का इनवर्स प्रोपोर्शनल टाइम K2 बाई K1 T1 बाई T2 K इनवर्स प्रोपोर्शनल टाइम। अरे यहाँ से K2 बाई K1 की वैल्यू आ गई 3। अब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, अब निकाल दो एक्टिवेशन एनर्जी। log K2 बाई K1 तो log 3 इज इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द प्रोसेस 2.303 R की वैल्यू 8.314 इनटू टेम्परेचर T2 पे 20 डिग्री सेल्सियस और T1 3 डिग्री सेल्सियस। तो T2 माइनस T1 तो 17 कर दूं और अपॉन T2 बेटा कितना हो गया 293 और 3 डिग्री सेल्सियस कितना होगा 276। आ गई एक्टिवेशन एनर्जी, समझ गए। जितना यहाँ पे टाइम बढ़ा उतनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू बेटा स्मॉल हो गई। ठीक है, ओके। अब सुनो, अब क्या कहता है कि ये कितना टाइम लेगा 40 डिग्री सेल्सियस पे इकट्ठा होने में। तो फिर यहाँ पे आप K2 बाई K1 निकाल दो। मतलब अब क्या कह दूं, यहाँ ऊपर देखो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, नीचे फिर लिख दो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ टेम्परेचर बेटा 40 डिग्री सेल्सियस को, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को मैं टेम्परेचर ले रही हूँ T3 और इसे कोरस्पोंडिंग रेट कांस्टेंट को ले रही हूँ K3। तो आप क्या करो, क्या निकाल दो log K3 बाई K2 की वैल्यू निकाल दो। ये निकाल चुके हैं पहले, ये निकाल चुके हैं, वो ये रख दोगे अपॉन 2.303 R की वैल्यू रख देंगे। टेम्परेचर क्या क्या है 40 डिग्री सेल्सियस, ये 40 पे और ये 20 पे। तो 40 माइनस 20 40 वाला 313 और 20 वाला 293। अब बताओ यहाँ से अपने पास K3 बाई K2 आ जाएगा ना, आ गया K3 बाई K2। K3 बाई K2 आ गया तो बेटा क्योंकि K क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो K3 बाई K2 को आप क्या लिख सकते हो टाइम T2 बाई टाइम T3। उसने ये पूछा है ना कि बताओ कितना टाइम लगेगा 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो 20 पे कितना टाइम लग रहा था 64 आवर्स और ये T3 आ जाएगा K3 बाई K2 अपना यहाँ से आ जाएगा। समझे, ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, थैंक्स।